हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक निकालेंगे। जैसा कि पहले वीडियो में हमने देखा था अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और अब हम देख रहे हैं निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो, निरक्षीय स्थिति होती क्या है? जब दो आवेशों को मिलाने वाली रेखा के लंबवत एक लाइन खींच दी जाए तो इस लाइन पर लिया गया बिंदु निरक्षीय स्थिति कहलाती है। ठीक है, तो अभी हम आप देखेंगे कि यहाँ ए बी नाम का एक द्विध्रुव है, यानी ये ए है और ये बी है। ठीक है, इनके बीच की दूरी कितनी होती है? 2L होती है। तो हमने एकदम बीच में पॉइंट लिया है, तो इधर L रह जाएगी, इधर L रह जाएगी, हो गई 2L। ठीक है, इसके मध्य बिंदु O से, ये रहा मध्य बिंदु, R दूरी पर एक बिंदु हमें P लेना होता है। P वो बिंदु होता है जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली जाती है। अब इस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो ध्यान रखिएगा, इस बिंदु से पहले दोनों आवेशों की बीच की जो दूरी होती है वो निकालना होगा। तो अगर आप देखें यहाँ पर, तो यहाँ एक त्रिभुज सा बन रहा है, ये वाला है ना, जिसमें अगर किसी एक त्रिभुज की बात करें, ये वाले की, तो इसमें आप देखें ये R है, ये L है, तो बचा ये कौन है? ये कर्ण हुआ, है ना। तो कर्ण बराबर क्या होता है? हम यहाँ से हम निकाल लेंगे कि आधार का, कर्णी के साथ आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो उस हिसाब से अगर आपके पास ये त्रिभुज है तो आप यहाँ पर इसका कर्ण निकाल सकते हैं। अब चूंकि ये बिंदु P दोनों से बराबर दूरी पर होने की वजह से ये दूरियां भी बराबर आएगी। क्योंकि किसी भी बिंदु पर अगर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, जैसे मान लीजिए यहाँ एक आवेश रखा है प्लस का Q, इससे R दूरी पर एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो E बराबर होता है K नियतांक आवेश Q और बटे में उसकी दूरी का वर्ग। अब ये जो बिंदु लिया इसी को P कहा गया है। तो बिंदु P तक जो दूरी होती है उसको हम R से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ये बात कि R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है तो हमें केवल दो बातें चाहिए, एक तो आवेश जिसकी वजह से निकाल रहे हैं और एक दूरी। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम निकालेंगे प्लस Q आवेश की वजह से, फिर हम निकालेंगे माइनस Q आवेश की वजह से। तो प्लस Q आवेश की वजह से कितनी दूरी पर? अब यहाँ दूरी इतनी आ रही, पर यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, तो वो इस बिंदु पर उसका नाम हमने E1 दिया है। ठीक है, और उसकी जो दिशा होगी वो दिशा होगी इस पर, इस दिशा में। ठीक है, तो E1 कितनी होगी वो आपको मैं यहाँ नीचे बता दूंगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना कि यहाँ से BP क्या है, B से P तक की जो दूरी है वो कितनी है? √R² प्लस L²। ठीक है, तो ये हो गई दूरी B से P की तरफ। इसी प्रकार A से P तक भी तो वही होगी, इसलिए मैंने दोनों को यहाँ पर बराबर लिख दिया है। तो दूरी हमें समझ में आ गई, किससे? दोनों आवेशों से। इस प्लस Q आवेश से इतनी दूरी पर बिंदु P है, माइनस Q आवेश से इतनी दूरी पर बिंदु P है। तो आप देख रहे होंगे दूरियां जो है वो बराबर आ गई है। ठीक है, अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखना है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखने के लिए हमें क्या लिखना होता है? तो नियतांक वो आवेश, तो आवेश कौन है? अभी प्लस Q है। दूरी कितनी है? B से P तक और उसका वर्ग। तो B से P तक कितनी है? √R² प्लस L², तो उसका वर्ग कर दिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा E1, और दिशा मैंने बता दी B से P की तरफ, B से P की तरफ, इस दिशा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार माइनस Q आवेश की वजह से बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखो दूरियां सेम है, बस फर्क इतना है कि ये माइनस Q है, इसलिए जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसकी जो दिशा होगी वो आवेश की तरफ होगी, जबकि प्लस की वजह से दूर की तरफ होती है। तो एक इधर हो गई और एक इधर हो गई, किसी एक बिंदु पर दो अलग अलग दिशाओं में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ रही, क्योंकि आवेश भी दो है। तो यहाँ पर माइनस Q आवेश की वजह से बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, तो E2 बराबर हो जाएगा वही हमारा एक नियतांक आवेश Q और बटे में दूरी का वर्ग। अब देखो माइनस, मैंने माइनस Q इसलिए नहीं लगाया, माइनस हमेशा क्या बताता है? दिशा को बताता है। ठीक है, बाकी जो परिमाण होगा या मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड में E1 और E2 दोनों जो है बराबर है। ठीक है, दिशा आप यहाँ पर बता सकते हो कि P से A की तरफ, यानी देखो यह दिशा P से A की तरफ, इस तरफ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी इस केस में। ठीक है, दोनों समीकरण की अगर हम बात करें तो दोनों परिमाण में बराबर है, E1 का परिमाण और E2 का परिमाण दोनों बराबर है, और उसको मैंने E मान लिया है यहाँ पर। ठीक है, अब E1 व E2 की दिशाएं परस्पर अलग अलग हैं, तो बिंदु P पर E1 व E2 के घटक लेने पड़ेंगे। देखो क्या होता है कि अगर एक बिंदु पर दो अलग अलग दिशाएं आ जाए तो आपको घटक लेने पड़ते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पर हम E1 के भी घटक लेंगे और E2 के भी घटक लेंगे। अगले पेज पे चलते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि उस बिंदु P को, यहाँ देखें P ये रहा, तो P पर इधर कौन है, E1। तो अगर आप उसको थोड़ा सा देखें तो यहाँ E1 ने इस तरफ इसके साथ एक ऊर्ध्वाधर के साथ क्या बना रखा है, थीटा कोण बना रखा है, और E2 ने भी यहाँ थीटा बना रखा है। इसी को यहाँ पर आप देख लेना, ये देखिए E1 ने यहाँ थीटा बनाया है, तो जिसके साथ थीटा बनता है वो कॉस थीटा हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा E1 कॉस थीटा। यहाँ पर एक थोड़ी सी गलती हो गई अपनी, उसको ठीक करना होगा। ठीक है, ये E1 नहीं है, बेसिकली क्या है, सॉरी E2 नहीं है, E1 है। ठीक, तो आप यहाँ देखें, ये E1 की वजह से E1 कॉस थीटा और उसका जस्ट 90 डिग्री पर क्या हो जाएगा, E1 साइन थीटा। उसी प्रकार नीचे की तरफ कौन आ रहा है, E2 आ रहा है, तो E2 ने भी कितना कोण बना रखा है, थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, E2 कॉस थीटा, और उसका जस्ट लंबवत कितना हो जाएगा, E2 साइन थीटा। यानी बिंदु P पर हमने इस तरह से घटक निकाल लिए। अगर मैं ठीक से बात करूं, अगर E1 और E2 का हटा दूं, क्योंकि घटक ले चुके हैं, अब उनका कोई महत्व नहीं रह जाता। ठीक है, इसका ऐसा महत्व समझिए कि E1 का कुछ हिस्सा ऊपर भी है और कुछ हिस्सा साइड में भी है। अब मैंने उसके जो ऊपर वाला हिस्सा और साइड वाला हिस्सा वो लिख लिया है, तो अब इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसी प्रकार E2 का भी इस तरफ भी कुछ पार्ट है और इस तरफ भी कुछ पार्ट है। अब जब मैंने दोनों उसके पार्ट लिख दिए तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए, ऊपर वाला हिस्सा कौन है, E1 साइन थीटा, नीचे वाला हिस्सा कौन है, E2 साइन थीटा, जबकि ऊपर इस तरफ E2 कॉस थीटा, फिर गलती कर दी अपन ने, इसको ठीक करते यह 1 आएगा। ठीक है, ये 1 है, तो यहाँ पर E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा, दोनों आप देख रहे हो, इनकी दोनों की दिशाएं एक ही तरफ है, जबकि E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा दोनों एक दूसरे से अपोजिट होने की वजह से ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। जैसे ही कैंसिल होंगे, यहाँ मैंने सब लिखा हुआ है कि E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा जो है परस्पर परिमाण में बराबर तथा दिशा में विपरीत होने की वजह से वो एक दूसरे को क्या है, स्वतः ही निरस्त कर देंगे या कैंसिल कर देंगे। तो वो जब उनका काम ही खत्म हो गया, तो रह दे के बचता क्या है, E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा। दिशाएं कैसी है, दोनों की समान है, और दोनों समान है तो जुड़ जाएंगे, और इनका योग ही उस बिंदु पर परिणामी तीव्रता देंगे। तो ER यानी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो कितना हो जाएगी, यहाँ पर दोनों का एडिशन, क्योंकि भाई यहाँ अल्टीमेटली देखो ये कैंसिल, तो रहा कौन, इन दोनों का योग। तो E1 कॉस थीटा प्लस E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा, फिर यहाँ पे गड़बड़, इसको हटाते हैं ना, यहाँ पर आएगा E2। ठीक है, वैसे देखा जाए मैंने E2 गड़बड़ तो नहीं करी है, लेकिन दोनों बराबर होने की वजह से दोनों जगह E1 लगा दिया, उसको गड़बड़ मत मानिए। ठीक है, तो E1 क्योंकि दोनों ही बराबर है ना, E1 कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 2E1 कॉस थीटा, तो उस हिसाब से 2 मल्टीप्लाई E1 की वैल्यू वहाँ से उठा के रखिए, तो KQ, देखो E1 कहाँ है, आप E1 को देखिए, ये यहाँ पर है, E1 कितना हो रहा है, ये देखिए, ये वाली वैल्यू उठा के समीकरण 1 से मैंने यहाँ पर रख देना है। तो जैसे रखा, ये रेड वाला वही वैल्यू है, 2 तो यहाँ से उठाया और कॉस थीटा वैसा का वैसा आ गया। अब त्रिभुज उस पर अगर हम देखें, वहाँ पर जो बन रहा है उसके हिसाब से यहाँ पर, तो थीटा के सामने है R लंब, ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है हमारे पास आधार बटे कर्ण, तो आधार है L बटे में कर्ण आ गया, तो कॉस थीटा का मान हमने निकाल लिया। कॉस थीटा की वैल्यू उठा के हम यहाँ रख देंगे, तो जैसे ही रखेंगे तो ये वैल्यू आपके सामने है, ये देखिए इस तरह से निकल आएगी। अब बाकी जो था वैसा का वैसा था। अब याद रखिएगा, 2 को L के साथ रखिए, तो 2L हो गया, इंटू Q को रख दीजिए, तो Q रख दिया। आपको याद होना चाहिए कि 2L इंटू Q कितना होता है, P होता है, तो मैंने इसकी जगह पे P रख दिया, बाकी वैसा का वैसा आ गया। अब यहाँ पर घात कितनी है, 1 है, जबकि इसकी घात करनी है, इसका मतलब आधी है, तो एक और आधी हो गई 1.5, यानी 3/2, है नहीं, डेढ़ हो गई 3/2। ओके, तो 3/2। अब आप देखो यहाँ पर एक और चीज़ समझना थोड़ा सा, इसको तो मैंने P लिख दिया है ना, यहाँ पर इसको 3/2 लिखना होगा, थोड़ा सा गड़बड़ है, इसको हम लिख देंगे 3/2। ये देखिए, तो ये इक्वेशन इस तरह से भी लिखी जा सकती है, ये, और यही इक्वेशन इस तरह से भी लिखी जा सकती है। थोड़ा सा एजम्पशन लगाएंगे हम कि अगर बिंदु P द्विध्रुव से बहुत अधिक दूरी पर है, यानी चित्र को देखिए यहाँ पर, अगर बिंदु P इससे बहुत दूरी पर है, यानी R बहुत ज़्यादा है, तो अगर ये बहुत ज़्यादा है तो उनकी तुलना में L क्या हो जाएंगे, नेग्लेक्ट हो जाएंगे, बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि वैसे ही ये बहुत कम दूरी होती है। अगर R बहुत ज़्यादा मान लिया तो ये बहुत छोटी हो जाएगी, उसके सामने नगण्य हो जाएगी।
तो उस हिसाब से यहाँ देखो कि P बहुत दूर होने की वजह से R जो है बहुत 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 बड़ा हो जाएगा L से। तो L को नगण्य कर देंगे R की तुलना में, तो L बराबर 0 रखेंगे। जैसे ही L बराबर 0 रखेंगे, हमारा जो समीकरण था यहाँ, इसको 0 रखेंगे तो R की घात 2 और उसकी घात 3/2 ये बचेगा। R की घात 2 और उसकी घात 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, R की घात 3 बचता है। ये हमारा आ गया समीकरण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बिंदु P पर निरक्षीय स्थिति में। इसको आप K लिख दो, K हो गया, P लिख दिया, P हो गया, बाकी वैसा का वैसा। याद रखना अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में थोड़ा सा अंतर आता है। उसमें क्या आता है कि ER बराबर यहाँ 2KP/R³ आता है, यानी यहाँ पर खाली 2 अलग से आ रहा है, जबकि यहाँ 2 नहीं आ रहा है। यानी उसमें 2 गुना ज़्यादा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है अक्षीय स्थिति में, किसकी तुलना में? निरक्षीय स्थिति की तुलना में। अभी मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ। तो ये आ गया निरक्षीय स्थिति के लिए समीकरण। यानी देखो ये था अपना कौन? द्विध्रुव, उससे ऊपर एक बिंदु लिया जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकली और उसकी दिशा इस तरफ आई है, ध्यान रखना। उसका परिमाण ये रहा आपके सामने, उसकी दिशा ये रही आपके सामने, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो P जो बिंदु आपने लिया था, यानी P कौन है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, उसकी दिशा माइनस आवेश से प्लस आवेश की तरफ होती है, तो वो इधर है, लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उल्टी जा रही है। तो इसकी P की इधर है लेकिन इसकी इधर है, और परपेंडिकुलर यानी लंबवत विपरीत दिशा में, लंबवत विपरीत दिशा में होती है, ठीक है। याद रखना, थोड़ा सा और बताते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र जो निरक्षीय स्थिति में है वो बराबर होता है किसके साथ? जैसे कि अक्षीय स्थिति की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर अक्षीय स्थिति के लिए बराबर कितनी होती? 2KP/R³। लेकिन ये वाली अगर आप देखोगे तो E बराबर ये अक्षीय बराबर 2 गुना ऑफ किसका? ये निरक्षीय हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से हम समीकरण को निकालते हैं। तो याद रखना कि अक्षीय स्थिति में निरक्षीय स्थिति का 2 गुना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, ठीक है। ये वीडियो आपको समझ आया होगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली है, इसका नोट्स बनाना है आपको। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दोनों प्रश्न हैं, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति। तो निरक्षीय स्थिति में हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली, उसकी दिशा भी बता दी है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।